सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग। जो अगला टॉपिक आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 से रिलेटेड है। इसके पहले वाले वीडियो में यानी जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें 1857 की क्रांति के बाद खास करके होम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो परिवर्तन किए गए और कुछ लाइटली लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी इंडिया में, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड परिवर्तन किए गए थे, लेकिन वह काफ़ी लाइटली लेवल पे थे, काफ़ी हल्के लेवल पे परिवर्तन किए गए थे। बट इसी को कुछ मद्देनज़र रखते हुए 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 2 साल बाद ही पारित किया गया, तो 2-3 साल बाद पारित किया गया। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पारित होने के कारण क्या थे, वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके वजह से 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसे पारित किया गया। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसके भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के पारित होने के कारण क्या थे। उन कारणों में सबसे पहला है आपका ब्रिटेन में 1793 से लेके 1860 यानी 1793 टू 1860 के बीच क्या हुआ था, एक मूवमेंट चला था वहाँ पे जिसे चार्टर मूवमेंट कहते हैं। इस चार्टर मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि जो ब्रिटेन में एक उभरता हुआ मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग यानी जो पुअर क्लासेस थे, बाद में चल के जब इनकी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में स्पेशल रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके यानी कि अपने को स्थापित करने के लेके एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, जिसे वहाँ पे चार्टर मूवमेंट कहा जाता है। और इस मूवमेंट के द्वारा क्या हुआ, मध्यम वर्ग यानी जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग था उसकी ये डिमांड थी कि जो खास करके इंडिया ब्रिटिश कॉलोनीज है यानी ब्रिटेन का उपनिवेश है, इसमें भी संबंधित जो मैटर्स हैं यानी कि अपने को तो यहाँ पे ब्रिटेन में स्थापित करने का काम इस मध्यम वर्ग ने किया, साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता के फेवर में भी इन्होंने बात किया और कहा कि जैसे जैसे चाहे वह पार्लियामेंट्री इम्प्रूवमेंट हो, संसदीय सुधार हो, यानी जो भी ऐसे चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं उसको भारत में भी अप्लाई किया जाए भारतीय जनता के पक्ष में। ओके, तो पहला कारण ये रहा। दूसरे कारण में ये था कि जो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें स्पेशल रूप से गृह सरकार में परिवर्तन किया गया था, यानी कि जो मेन इसका फोकस था वह भारत सरकार में जो लंदन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उससे रिलेटेड जो चेंजेस किए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड वही परिवर्तन किए गए थे। लेकिन इसमें बार बार यह डिमांड उठ रही थी कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़े परिवर्तन की मांग हो रही थी। खास करके भारतीयों के द्वारा, भारतीय जो मध्यम वर्ग थे इनके द्वारा यह मांग चल रही थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट काउंसिल है या सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट की हो, उसमें क्या किया जाए, भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही थी। और साथ ही साथ ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया गया यानी कि जो रूल रेगुलेशन, जो भी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में स्थापित की गई है उसको भी भारत में क्या किया जाए, उसको प्रोग्रेस करने की बात हो रही थी। और भारतीय नेताओं के द्वारा, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इंडियन लीडर्स थे, इनके द्वारा हर लेवल पे मांग उठाई जा रही थी। ओके, तो दूसरा कारण ये था। जो तीसरा है वह है भारतीय सदस्यों की संख्या विधान परिषद में बढ़ाने की मांग की जा रही थी, यानी जो विधान परिषद था उसमें भारतीयों के द्वारा, जो मध्यम वर्ग थे, बार बार यह प्रयास किया जा रहा था, जो उदारवादी यानी स्पेशल रूप से जो समय के जो दिनसा वाचा थे, दिनसा पाशा हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिनके द्वारा बार बार यह मांग की जा रही थी कि विधान पर गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए।
ओके, तो ये भी एक कारण था 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पारित होने के। और जो फोर्थ कारण ये है कि विधायी शक्तियों का यानी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, यानी जिसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है कि इसका विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है। क्योंकि भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसी के हाथ में पूरी पावर रहेगी तो गवर्नमेंट क्या होगी, डिक्टेटर होगी। और भारतीयों को इस वजह से काफ़ी डर लग रहा था, इसीलिए बार बार यह डिमांड चल रही थी कि जो विधायी शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी बात की जा रही थी। इसे आगे चल के 1871 में लॉर्ड मायो के द्वारा और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा पूरी तरह से भारत में अप्लाई करने का काम लोकल लेवल पे स्पेशली सिटीज एरिया में किया गया। ओके, देखिए जो पांचवा कारण ये था 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पारित होने के, इसमें था कि विधान परिषद को उसके विधायी कार्यों तक ही सीमित रखा जाए। यानी कि जो विधान परिषद था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल जो थी और काउंसिल जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो गवर्नर जनरल क्या होता था उसके जो अदर मेंबर्स होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करते थे। तो बार बार ये प्रयास किया जा रहा था कि जो विधान परिषद है यानी कि जो स्टेट काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके जो लीगल एक्ट है यानी कानून बनाने संबंधी जो कार्य है उसको उसी तक ही सीमित रखा जाए। वो क्या करे, वह एग्जीक्यूटिव में शामिल ना हो, यानी कि वह गवर्नमेंट चलाने में, शासन चलाने में, तो क्या होता, गवर्नर जनरल के सदस्य भी इन कार्यों में इंटरफेयर करने का काम करते थे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी विधान परिषद, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य वो भी क्या करते थे, कार्यपालिका यानी कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंटरफेयर करने का काम करते। तो 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाना था कि हद से हद जितना हो सके विधान परिषद को सिर्फ वहीं तक सीमित रखा जाए जिससे वह कानून बनाए। क्योंकि जो आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो यानी जो पैरेलल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस जो पावर ऑफ सेपरेशन है इसको मेंटेन किया जा सके। ओके, तो ये भी एक कारण था। जो अगला कारण है 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पारित होने का, वह है आयकर विधेयक को लेकर, यानी कि कोई एक मैटर था इंडिया में, स्पेशल रूप से इनकम टैक्स से रिलेटेड एक बिल था। उस बिल को लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो सुप्रीम गवर्नमेंट एंड जो गवर्नर जनरल था, साथ ही साथ जो मद्रास की जो प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट थी, मद्रास सरकार में क्या था, काफ़ी इस बात को लेके काफ़ी मतभेद था, काफ़ी डिस्प्यूट था। तो इस ये मतभेद इतना आगे बढ़ गया कि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पहुंच गया, लंदन की पार्लियामेंट के पास पहुंचा। तो इस मतभेदों का जो कारण था, इस मतभेदों की वजह से उसको क्लियर करना था, यानी इन मतभेदों को दूर करने का भी स्पष्ट प्रावधान करना था। इसलिए इस क्या हुआ, 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इन कारणों को देखते हुए और ये परिस्थितियां ऐसी बन गई कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 2 साल बाद ही तीसरे साल में एक और एक्ट लाना पड़ा जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 कहते हैं। तो इन उपयुक्त परिस्थितियों में लॉर्ड कैनिंग, जो समय लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रस्तावित एक योजना थी, जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था और वायसराय भी था, उसके अनुकूल, यानी जो इसने प्रस्ताव तैयार किया था उसके अनुकूल जो उस समय के तत्कालीन भारत सचिव सर चार्ल्स वुड थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा 6 जून 1861 को, और यह 1 अगस्त 1861 को इस पे ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिल गई। यह हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि दोनों सदनों में यह बिल पारित हुआ, और बिल पारित होने के बाद ही सम्राट का हस्ताक्षर होते ही यह एक्ट बन गया। ओके, यह बिल एक्ट बन गया।
तथा यह एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के परिवर्तन से रिलेटेड था। यानी 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे ज्यादा जो परिवर्तन किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, वह थे भारत सरकार से, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ओके, इंडिया में। इसमें देखिए क्या क्या किया गया था। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 भागों में परिवर्तन किया गया। पहला ये था कि भारत की केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित उपबंध थे, यानी कि इंडिया में जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उनसे संबंधित, यानी भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो केंद्रीय कार्यपालिका थी, जो टोटल गवर्नमेंट चलाती थी, उससे संबंधित बहुत बड़े परिवर्तन किए गए और बहुत से उपबंध इस प्रावधान में किए गए। दूसरा जो था, यह जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उससे संबंधित उपबंध किए गए, ओके, क्योंकि उसमें भी भारतीयों की सदस्य संख्या को बढ़ाया गया और बहुत से परिवर्तन के पोर्टफोलियो सिस्टम को अप्लाई किया गया। तो ऐसे बहुत से, जब इसको हम पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें 1 बाय 1 स्टेप पे चर्चा की जाएगी, ओके। नेक्स्ट जो था थर्ड चेंजेस, यह था कि प्रांतीय विधान परिषदों से संबंधित उपबंध, यानी कि जो जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से संबंधित भी क्या किए गए, उससे भी, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड चेंजेस भी लार्ज स्केल पे किए गए, यानी उससे भी संबंधित क्या किए गए, उपबंध किए गए प्रांतीय विधान परिषदों से संबंधित। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा, अगला वीडियो हमारा इन्हीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के संबंध में जो बंद किया गया, फिर आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में जो बंद किया गया, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में जो बंद किया गया, जो प्रोविजन रखे गए, इस पे नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी कि इस टॉपिक पे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे वीडियो को देखने के लिए जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी सब प्रेस करिए, जिससे हमारा अगला वीडियो आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।